सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि कल हमने क्लास में देखा था, हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था और आज ग्रुप में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, उसके पूरी शिफ्ट जितनी भी हुई थी, आई थिंक 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इन पूरी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर दिन एक शिफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, कोशिश करूंगा दो शिफ्ट भी आ जाए, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। एक शिफ्ट लाने का प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक शिफ्ट हर डे आएगी आपकी, हर दिन आएगी, जिसमें हम मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो पूरा एनालाइज करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि आखिर जो टफ लेवल था उसमें कौन से क्वेश्चन जो आपको परेशान करने वाले थे। कुछ क्वेश्चंस गलत भी आए थे एग्जाम में, वो भी हम देखेंगे। और जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर उनका क्लियर हो जाता है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उन लोगों के लिए भाई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सिर्फ। लेकिन जो बच्चे जिनका अभी ऐसा लग रहा है कि सर हमारा 120 125 तक स्कोर जा रहा है और हमारा सीजीएल प्री में नहीं हो पाएगा, तो भाई नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए भी आपको काम आएगा। तो ये शिफ्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि 36 34 35 36 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, आप देख रहे हैं 1000 के समथिंग आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और 1000 के साथ साथ आपको कितने कंसेप्ट कवर होंगे उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्ट भी आपके पूरे कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पर कवर होंगे आपके। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होंगे वो भी हम देखेंगे, जो क्वेश्चन टफ लेवल के थे उनको भी देखेंगे कि शॉर्ट में आपको एग्जाम में किस तरीके से करना था। कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने वाले थे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको छोड़कर आना था, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है। तो हम पूरी क्वेश्चन पूरे प्रॉपर तरीके से हम समझने वाले हैं। आप में से कोई भी भाई अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए भाई, कमेंट में लिखकर बताएं अगर समझ में आ रहा है, समझ में आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका प्यार इसी प्रकार से आप बनाए रखें, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई लोगों के साथ, जो भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को बता दीजिए कि इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, उम्मीद है। यहां पर बोला गया है, अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फेक वेट ऑफ रुपीज 870 ग्राम फॉर 1 kg। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए, प्रॉफिट परसेंट, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। देखिए भाई, एक जो ग्रोसर होता है ना, दुकान वाला, वो ना चावल बोलता है कि हमने जिस प्राइस में मैं खरीद कर लाया हूं उसी में मैं बेच रहा हूँ। ये एक्चुअली में बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस की एक क्लास मैंने पर्टिकुलर ले चुका हूं, आप सर्च करेंगे या प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, तो आपको वहां पर या वीडियोस में आप देखिएगा, तो मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पूरा कंसेप्ट एक क्लास में कवर करे हुए हैं। तो एक बार वो क्लास जरूर देख लेना भाई, आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फिर कभी परेशान नहीं करेगा। जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो पूरे मैंने एक क्लास में कवर करा दिए। और आप इसी प्रकार से अगर चाहते हैं कि सर कंसेप्ट वाइज क्लास आ जाए आपकी, क्विक रिवीजन क्लासेस आ जाए चैप्टर्स की, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं। मैक्सिमम कमेंट अगर आते हैं तो मैं उस तरीके से क्विक रिवीजन क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फेक वेट। यहाँ पर ये बोला गया कि दुकानदार ये बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही राइस बेच रहा हूँ, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, बेईमानी करता है और 1 किलोग्राम की जगह पर 870 ग्राम देता है। इसका मतलब वो प्राइस में बेईमानी नहीं कर रहा है, वो वेट में कर रहा है। और हमेशा मैंने बताया, अगर प्राइस में बेईमानी होती, लाइक 100 रुपए की चीज को आप 80 में बेच रहे हो या 100 की चीज को आप 110 में बेच रहे हो, तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है भाई। प्राइस में अगर आप प्राइस ज्यादा लेते हो तो उसमें बेईमानी नहीं कही जाएगी। आप कमाने के लिए बैठे हो तो प्राइस ज्यादा ही लोगे, ऑब्वियस बात है, तभी तो आप कमाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वजन में बेईमानी कर रहे हो, वजन में आप कम ज्यादा कर रहे हो, तो वो बेईमानी कहलाती है। ठीक है, तो जब भी बेईमानी होगी तो उसका कर्म हमेशा उल्टे ही निकलते हैं। ये बात सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। कैसे कि उसने वो क्या कर रहा है, देखिए फेक वेट का यूज कर रहा है 800, मतलब वो 1 किलोग्राम की जगह वो 870 ग्राम का ही दे रहा है। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 1000 ग्राम की जगह, यूनिट सेम करता हूं तो 870 ग्राम ही दे रहा है। तो सर यहां पर हमने देखा कि जो वेट है वो 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम दे रहा है। लेकिन मैंने बोला ना, जब भी बेईमानी करेगा तो वेट का जो रेशियो होगा, वेट का जो रेशियो होगा उसको अपोजिट कर देना, तो वो एक्चुअल रेशियो आ जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस का, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का रेशियो आ जाएगा। तो इसको अगर मैं अपोजिट करता हूं तो ये आ जाएगा 870 ग्राम, हर 870 ग्राम दे रहा है और बोल रहा है 1000 ग्राम का। ये बेईमानी कर रहा है। तो मुझे बताइए उसका कितना प्रॉफिट होगा। हर 870 ग्राम बेचेगा और उस पर 130 ग्राम कमाएगा। मतलब सर हर 870 ग्राम बेचने पर वो 130 ग्राम कमाता है। कितनी बात क्लियर हुई। हर 870 ग्राम बेचने पर वो 130 ग्राम कमाता है। 130 ग्राम पे तो झूठ बोल रहा है, वो दे कितना रहा है, 870 ग्राम।
अच्छा, वो जानता है कि कितना दे रहे हैं? वो नहीं जानता है, ये सिर्फ आप जानते हो, आपकी आत्मा जानती है। ठीक है, आप जो करते हैं सही या गलत सिर्फ आप जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है और एक ऊपर वाला जानता है। ठीक है, तो कर्म सोच समझ कर करिएगा भाई। तो यहाँ पर इसको परसेंट में ले जाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट इट, इसको परसेंट में ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे तो 1300 अपॉन में 87 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 87 बन रहा 87 हो जाएगा, 13 और 30 कितना बचा, 43, 430 आ रहा है। और इसको पढ़ेंगे तो 8 4 32, 8 5 40, 8 4 आ जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 14 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन देखते चलना भाई, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14.94 ही आएगा। जब एक ऑप्शन ही 14 वाला दिख रहा है तो पूरा प्रैक्टिस नहीं करना है, वहां पर आपका सॉल्यूशन तो चेक नहीं होना है ना। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके इसको आगे बढ़ जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मतलब एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इतना था कि सर 870 ग्राम 1 किलोग्राम पर बेईमानी कर रहा है, मतलब कितना कमा रहा है, 130 ग्राम कमा रहा है हर 870 ग्राम बेचने पर। इसको सॉल्व करना था, वही आपका आंसर, और कुछ नहीं करना था एग्जाम में। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो डायरेक्ट आपको इसको देखकर ही घंटी बजना चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस है उसको इसको देखकर घंटी बजेगी। एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन इसमें कई बार ना वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बदल के देता है। लाइक आपको यहां पर दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मतलब एक ही होता भाई, ये तीनों एक ही होते हैं। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं कॉस की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ और साइन की जगह मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो बात एक ही है। तो कहीं ना कहीं हमको सिर्फ ये देखना है कि इन दो एंगल का सम अगर ये सेम सेम दिख रहे हैं, जैसे कॉस कॉस है या साइन साइन है, तो देखो अगर दो साइन और कॉस दिए हुए हैं तो फिर तो थीटा सेम होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर साइन और कॉस सेम नहीं है, दोनों सेम सेम आ गए, साइन और साइन आ गए, तो उस केस में हमको एंगल का सम 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा 90 डिग्री बन रहा है सम, यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा सम 90 डिग्री बन रहा है। तो हमको इस केस में देखना है सर दोनों कॉस कॉस थे, तो इनके एंगल का सम दोनों का मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। क्या ये हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 29 प्लस 61 90 डिग्री हो रहा है, मतलब हमारी ये कंडीशन काम करे, तो इस केस में भी आंसर तो 1 ही होगा। तो ये 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में मुश्किल से इसको तो 2 सेकंड में सॉल्व करना था, देख कर टिक लगाना। ठीक है, चलिए एक सर्कुलर लेस में भाई, और ये जो शिफ्ट करा रहा हूं ना मैं 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ये टफेस्ट शिफ्ट में से एक है। अभी आपका जो नॉर्मलाइजेशन करके बताया गया ना कि भाई कौन सी शिफ्ट टफ थी और नॉर्मल थी, तो ये जो 9 सितंबर की शिफ्ट थी ये टफ थी। तो आप देख सकते हैं कि टफेस्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए भाई। इस पर एक मैं सेपरेट क्लास ला रहा हूँ, इस पर मैं एक सेपरेट क्लास ला रहा हूँ। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा आते हैं, कम से कम 10 कमेंट अगर मुझे आ जाते हैं, 10 कमेंट अगर आप लोगों के आ जाते हैं मुझे 10 कमेंट कमेंट बॉक्स में कि सर रेस पर क्वेश्चन लाइए, रेस की प्रैक्टिस कराइए, तो रेस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें फिर आगे आपको मेंस तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेस मतलब अगर एक वीडियो आपने उस देख ली, 1 घंटे की वीडियो, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो लाऊंगा, अगर वो प्रॉपर देख लिया आपने, तो रेस के एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन बचकर नहीं निकल पाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर देखते हैं सर पहला क्वेश्चन, तो कमेंट का ध्यान रखिएगा, अगर 10 कमेंट आते हैं तभी मैं दूंगा वो क्लास। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सर्कुलर रेस जो कि 840 मीटर की थी, एक सर्कुलर है भैया, एक सर्कल है, उसमें रेस चल रही है, 840 मीटर का सर्कल है। ठीक है, जिसमें ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पर, सेम पॉइंट से ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी स्पीड है, एक की है 6 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की है 12 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया एक ही स्पीड से। अब मैं यहां पर ना आपको कुछ चीजें थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा। चोर पुलिस वाला कंसेप्ट याद है आपको? लाइक यहां से मैं बोल देता हूं थीफ और पुलिस इस तरीके से भाग रहे हैं, उस केस में हम हमेशा देखते थे कि थीफ आपका आगे भागता था और पुलिस पीछे भागती थी। और फिर बाद में जब ये भागते थे तो पुलिस कुछ समय बाद भागती थी, क्योंकि पुलिस हमेशा देर से ही आती है। फिर देर से आने के बाद पुलिस तेज भागती है, तभी तो पुलिस को थीफ को पकड़ पाएगी। तो थीफ की स्पीड कम होती थी और पुलिस की स्पीड ज्यादा होती थी। थीफ की स्पीड कम होने के बाद वो आगे रहता था, पुलिस पीछे रहती थी। लेकिन इस केस में क्या है भैया, इस केस में दोनों सेम समय पर निकल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर सेम समय पर, अगर मैं बोलता हूँ पुलिस और थीफ दोनों सेम समय पर निकलते हैं, मान लीजिए पकड़ नहीं पाए और एकदम से बचकर भाग लिया पुलिस वाला, थीफ थीफ भाग लिया, तो दोनों जब सेम समय पर निकलेंगे ना भाई, तो ऑब्वियस बात है कि पुलिस आगे रहेगी, क्योंकि पुलिस की स्पीड तेज है।
तो पुलिस उसको वहीं पकड़ लेगी, भागने नहीं देगी। तो सर इस केस में वो नहीं बन पाता, लेकिन सर्कल के केस में ये होता है जब वो सेम समय पर निकलते हैं ना, तो यहाँ पर रेस है, यहाँ पर पकड़ा नहीं जा रहा है। तो जब ये दोनों भागेंगे ना, तो ऑब्वियस बात है जिसकी स्पीड तेज होगी वो आगे रहेगा। अब ये पकड़ाएंगे कैसे? तो सर ये एक दूसरे से डबल कब मिलेंगे? यहाँ तो क्या हो रहा था कि पुलिस वाला कॉलर पकड़ कर रोक ले रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, एक सर्कल एक का पूरा लग जाएगा और वो पीछे से आकर दूसरे को पकड़ेगा। मतलब क्या, दोनों ने भागना ऐसा शुरू किया, दोनों भागते रहे, भागकर भैया एक तो आगे जा ही रहा है, एक बेचारा पीछे यहीं है। अब वो भागते 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 ये यहां तक पहुंचेगा ये वाला, जब तक वो भागते भागते पीछे से उसको मिला लेगा, तो तब उनका मिलन होगा। क्या बात समझ में आई? मतलब एक व्यक्ति का पूरा राउंड हो जाएगा और दूसरा वाला वहीं आ पाएगा और उसका मिलन हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट तो यहां पर भी वही लगेगा, रिलेटिव स्पीड वाला। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसमें तीन चार क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिएट यहाँ पर हो रहा है, उसमें यहाँ पर स्पीड आपको दे दी गई है दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में देते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस होती है, और वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस देखिए इनका मोटिव क्या है, अल्टीमेटली ये जितने भी भाग रहे हैं इनका मोटिव है कि इनके बीच का डिफरेंस कवर करना, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कवर करना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा होगा सर, कहीं ना कहीं जो भी डिफरेंस रहा होगा, इनको जो कवर करना है वो इनकी डिफरेंस की स्पीड से कवर किया जाएगा, 840 मीटर। समझ में आ गई बात? तो सर 840 मीटर कवर करने में 6 की स्पीड से इनको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0, तो 140 सेकंड का समय लगेगा। ये हो गया, समझ में आ गया? इसको प्रॉपर तरीके से करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, इसको और अच्छे से समझना है तो आप देखिएगा, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिएगा, मैं बोलता हूँ कि 840 मीटर की डिस्टेंस है। मैं बोलता हूँ कि अगर पहला व्यक्ति ए, अगर ए सिर्फ इसको क्रॉस करेगा तो 840 की स्पीड से, 840 डिस्टेंस 6 की स्पीड से अगर कवर करेगा तो उसको 140 सेकंड लगेगा सेपरेटली। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी यही 840 और बी की स्पीड है 12, 12 से कवर करता है, तो बी को जो है वो 70 सेकंड का समय लगेगा। तो एक व्यक्ति 140 में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 70 में कर रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं दोनों साथ में कब मिलेंगे? तो भैया इन सब का एलसीएम ही तो लेंगे ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इनका एलसीएम कब होगा, 140 सेकंड। तो 140वां सेकंड वह सेकंड होगा जब दोनों का मिलन हो रहा होगा, क्योंकि 140 सेकंड में एक व्यक्ति जो आएगा, दूसरा वाला व्यक्ति 70 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, तो वो दूसरा व्यक्ति 2 राउंड मारकर वहां पर आ जाएगा। जितनी देर में पहला व्यक्ति 140 सेकंड में एक कवर करेगा, दूसरा व्यक्ति 70 में ही कर लेता है, तो वो दूसरे राउंड में वहां आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? तो सर यहाँ पर एलसीएम 140, तो इसका आंसर 140 सेकंड है जाएगा। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जीरो वृत्त का केंद्र है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है भैया, मान लेते हैं हम एक सर्कल है जिसमें ओ उसका सेंटर है। आगे बोला गया है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज बोली हुई है क्या, सेम साइड ऑफ रेडियस, रेडियस के सेम साइड है। मान लेते हैं एक कॉर्ड ये बन रही है, दूसरी कॉर्ड ये बन रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओपी जो है परपेंडिकुलर है, देखिए ए बी जो है वो 10 का है और सी डी 24 का है। एक बात बताइए, जिस तरीके से हम ऊपर ऊपर आते जाएंगे तो ए बी 10 दिया हुआ है, तो ए बी कौन सी होगी सर, ए बी ऊपर वाली रही होगी, क्यों? और सीडी ये वाली रहेगी, क्यों? क्योंकि सर देखिए ए भी छोटी है सीडी के, तो छोटी वाली ऊपर रहेगी ना यहाँ पर, क्योंकि ऊपर सर्कल छोटा आता जाएगा। तो ये 10 रही होगी, अच्छा 10 रही होगी, और यहां से मैं अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये पूरी 10 रही होगी, तो ये 5 रही होगी पक्का। अच्छा ये पूरी बड़ी वाली सीडी जो है वो 24 है, तो ये पूरी 12 रही होगी 100%। तो यहां से एक बात क्लियर होगी सर, इनकी रेडियस आ गई। अच्छा हमको निकालना क्या है यहाँ पर सर, पीक्यू की डिस्टेंस दी हुई है 7। अच्छा पीक्यू मतलब क्या, यहाँ पर बोला गया है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ पी परपेंडिकुलर है, पी मतलब ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, और यहाँ पर बोला गया है कि पी क्यू 7 है। क्यू क्या है भैया, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ क्यू ये क्यू है भैया, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर बता रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, क्या बोली गई है वो चीज, यहाँ पर वो बोल रहा है कि कलर ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वो कि डायमीटर सर्कल का निकालिए, जिसमें यहाँ पर आपको बोला गया पी क्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ करता हूं, तो क्या ये रेडियस ही है? अच्छा एक ये ड्रॉ करता हूं, तो क्या ये भी रेडियस ही है? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, और एक दूसरा ये वाला हो रहा है, ये और ये दो दिख गए क्या? अगर दो ट्राइंगल दिख गए तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर दो ट्राइंगल दिख गए, मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल पता है कौन सा? दूसरा ट्राइंगल मैं बताता हूँ आपको कौन सा, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दूसरा।
तो दो ट्राइंगल दिख गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो देखिए बेस का स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगी इस केस में, तो आप बोलेंगे सर रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब इसको मैं ए मान लू क्या, तो आप बोलेंगे 7 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा दूसरे में रेडियस का अगर स्क्वायर निकालना चाहूं मैं यहाँ पर तो क्या होगा, ये बेस कितना है, ये आई थिंक कितना था, 12 था ना, 12 था, छुप गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों को कंपेयर करूंगा तो 25, ये इसका लिख रहा हूं मैं पूरा ना, 25 प्लस 7 7 49 प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल कर लिख रहा हूँ, प्लस 14 ए इज इक्वल टू इसके बराबर 144 प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया। ठीक है। 14 ए, अच्छा इन दोनों को ऐड करता हूं, ये उधर जाएगा तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 14 ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 74, अगर उसमें से माइनस करता हूं तो उधर जाकर बचेगा 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ए की वैल्यू अगर 5 आ जाती है, ए अगर 5 आ जाती है, तो ए अगर 5 आ जाती है, एक बात बताइए, अगर ए 5 आ गई तो 7 5 12, 12 हो गया। ए अगर 5 आ गया तो इस छोटू ट्राइंगल को ध्यान से देखें आप, इस छोटू ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये 12 था, ये 5 आ गया, तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो रेडियस कितनी आ गई 13, तो रेडियस अगर 13 आ गई तो डायमीटर पूछा 26 हो गया। तो ये तो हो गई सर लॉन्ग मेथड बेसिक से, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में परफॉर्म करना था, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में करके आना था, वो क्या थी ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है, रब करके रब का शुक्राना करते हैं शॉर्ट मेथड से। ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है ध्यान से देखिएगा भैया ना, बहुत घूर कर, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से देखना है आपको। देखिए ध्यान से, ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने ये ड्रॉ करी, दो पैरेलल कॉर्ड से ड्रॉ की, जिसमें इस तरीके से ये दिया हुआ है 7, ये 7 दिया हुआ है, इसको मैंने ए मान लिया, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 12। एक बात मानते हैं, अगर आपको घंटी बज रही हो इसको देख के, ये ट्राइंगल को देख के, ये और ये, इसका बेस कितना है 5। अच्छा कोई ऐसा ऐसा ट्राइंगल याद करो जिसमें एक साइड 5 होती है, तो आपको एक ट्रिपलेट याद आना चाहिए, 5 12 13। अच्छा दूसरा, अगर मैं इसको देखता हूं, इसको और इसको देखता हूं, तो इस केस में 12 दिख रहा है, तो 12 वाला कोई ट्रिपलेट याद आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 5 12 13 ही आ रहा है जिसमें 12 है, तो ये दोनों कॉमन बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ तुक्का मार के देख रहे हैं, अप्लाई करके देखते हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो सर अगर मैं 5 12 13 ये वाले ट्राइंगल पे लगाता हूँ, तो ये 5 है, अगर इसको अगर मैं 12 मानता हूँ, क्योंकि 13 13 कॉमन है, इसको अगर मैं 12 मानता हूँ तो ये 7 है, तो ये 5 होना चाहिए, तो भैया ये पूरी 12 हो गई, तो ये 5 12, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई 13 आ गई, आ गई। चलिए अब एक और ट्राइंगल ये वाला था जिसको हमने माना था ये वाला, तो इस ट्राइंगल में जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ये तो 12 दी हुई है। अच्छा ये ए हमने 5 मान ली पिछले ट्राइंगल से, तो इसमें भी तो रेडियस 13 ही आ गई, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो गया सर, तो ये सेटिस्फाई हो गया, अगर सेटिस्फाई हो गया तो रेडियस यहाँ से 13 आ गई। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इस तरीके से करेंगे, अगर रेडियस 13 आ गई तो डायमीटर उसका डबल हो जाएगा व्यास। क्या समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ये बताता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझिए, कॉन्ग्रुएंसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है डिक्टो सेम, डिक्टो मतलब डुप्लीकेट नहीं, डिक्टो सेम, जिसका एंगल भी सेम हो, जिसकी साइड्स भी सेम हो, उसी को हम बोलते हैं सर्वांगसम, जिसका सब कुछ सेम हो। लाइक ये मैंने रखा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, लेकिन अगर इसी साइज का मैं छोटा हाथ रखूंगा तो वो सिमिलर होंगे, दिखने में सिमिलर होंगे लेकिन एक्चुअल सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी का मतलब होता है शेप सेम होना, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सब कुछ सेम होना। ठीक है, तो इस केस में कॉन्ग्रुएंसी की बात की जा रही है, तो कॉन्ग्रुएंसी जो हम पढ़ते हैं बचपन में, हमने कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़ी है, एक साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी है, क्या कि अगर तीनों साइड आपस में बराबर है दो ट्राइंगल की तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है, वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल दिए उसमें एक साइड बराबर है, एक एक साइड और एक एंगल बराबर है, तो उससे तो भाई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा इस तरीके तो पढ़ी नहीं है। दूसरा क्या दिया, दे हैव टू इक्वल साइड्स एंड द पेरीमीटर, मतलब ऐसे ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल है, लाइक मैंने दो ट्राइंगल ले लिए ऐसे, जिनकी एक साइड ये साइड मान लेते हैं इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। जब दो साइड बराबर होगी पेरीमीटर भी बराबर है, फॉर एग्जांपल इसका पेरीमीटर 10 है, इसका पेरीमीटर 10 है, ठीक है, ये साइड मान लेते हैं 2 है, ये साइड मान लेते हैं 4 है, तो ये 2 ये 4 ये भी इसके बराबर 2 ये 4, अच्छा पेरीमीटर भी सेम है,
पेरीमीटर सेम मतलब 10-10 होना चाहिए। तो ये 2 ये 4, तो ये कितना होना चाहिए 4, ये 2 ये 4, तो ये कितना होना चाहिए 4। तो भाई थर्ड साइड अपने आप ही तो सही हो जाएगी ना। तो तीनों की साइड बराबर आ रही है आपस में। अगर तीनों की तीनों तीनों साइड बराबर है तो सर वो इस कॉन्ग्रुएंसी से बराबर हो गया। तो हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन अगली कंडीशन क्या है, दे हैव सेम एरिया एंड सेम बेस। एरिया सेम होने से और बेस सेम होने से ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं होता कि वो डिक्टो सेम है। किसी ट्राइंगल के एरिया सेम होने से ये बिल्कुल नहीं होता कि वो सेम एरिया, भैया सेम ट्राइंगल है। उनके शेप अलग हो सकते हैं। कोई इस शेप का ट्राइंगल होगा, कोई बड़े शेप का होगा, कुछ अजीब शेप का होगा, कोई ऑप्ट्यूस, एक ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का एरिया सेम हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल सेम होना, शेप साइज सब कुछ सेम। आगे बोला है दे हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। भैया बेस और हाइट सेम होने से भी ये डिसाइड नहीं होता है। हाँ ये डिसाइड हो जाएगा कि उनका एरिया इक्वल है, लेकिन ये डिसाइड नहीं होगा कि वो सेम है, डिक्टो है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द गिवन टेबल shows the percentage of marks obtained by three students in three different subject in an institution। देखिए भैया, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, मैं 3 मिनट में चार्ज लगाकर आपको लैपटॉप चार्ज लगाकर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन को रीड करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय थ्री स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है सर, यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स दिए हुए हैं, ये परसेंटेज है भैया, तो भूल कर भी गलती मत करना। आगे बोला इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन अ मिनिमम 105 मार्क्स नीडेड इन हिस्ट्री। मतलब अगर हिस्ट्री में पास होना है तो मिनिमम 105 नंबर चाहिए। तो कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं भैया, मतलब हिस्ट्री की ही बात की जा रही है, तो बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा हिस्ट्री में एक बात बताइए, 105 नंबर चाहिए पास होने के लिए, कितने में से टोटल? 175 में से, तो कितने परसेंट बन रहे हैं जरा देखना आप भाई। तो आप बोलेंगे सर 521, 5 2 10, 5 1 5 3 15, 5 5 25, 7 3 21, 7 5 3/5, मतलब परसेंटेज में ले जाऊंगा तो ये 60% हो रहा है। तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, किसमें? हिस्ट्री में। इसमें से भैया 60% किसी के हैं क्या? नहीं है, इसके इसके भी नहीं है। हाँ 60% या उससे ऊपर इसके हैं। मतलब सिर्फ एक श्याम भैया ही हैं जो पास हो रहे हैं, बाकी कोई पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो श्याम भैया एक ही पास हो रहे हैं, तो एक आंसर आया। क्या बात क्लियर होगी? इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ये देखिए, भरण पाइप पी, मतलब फिल करने वाला पाइप, क्यू से 21 गुना तेज है। मतलब पी और क्यू की एफिशिएंसी दी हुई है, 21 गुना तेज होने का मतलब अगर ये है तो ये 21 की क्षमता से फिल करता है। आगे बोला गया है कि इफ क्यू कैन फिल सिस्टम इन 110 मिनट, अगर क्यू भैया एक क्षमता से काम करता है और 110 मिनट में फिल करता है, तो एक बात बताइए कि इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 110 इंटू 1, 110 हो जाएगा, क्योंकि 110 मिनट में एक एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो टोटल 110 काम किया होगा। तो यही उसका टोटल वर्क हो गया क्या? अब वो बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप ओपन कर दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। तो एक बात बताइए, दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन करता है तो 110 काम करने में दोनों पाइप से कराना, दोनों पाइप की क्षमता कितनी होगी टोटल? तो आप बोलेंगे दोनों पाइप की क्षमता इतनी होगी। तो सर 110 काम कराना है, दोनों पाइप की क्षमता 22 से, तो कितने मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। साफ हो गई इतनी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The following table shows the marks out of 100 obtained by 5 students and 5 different subject। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में 5 स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग नंबर दिए हुए हैं भाई, अलग अलग नंबर उनको मिले हुए हैं। आपको लगा है हु ऑब्टेन्ड 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। अगर सभी नंबर को ले लिया जाए तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको 79% नंबर मिल रहे हैं? तो सर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। टोटल कितने नंबर भैया देखिए, 3 4 5, 5 सब्जेक्ट मतलब 500 में से नंबर मिल रहे हैं। तरुण को कितने मिल रहे हैं देखते हैं भैया, 65 और 80 सबको ऐड करना है, तो मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ। 65 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140, 140 में 80 ऐड किया 220, 305, 395, 395 नंबर मिल रहे हैं। 500 में से परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट गया। 5 7 35, 5 9 79%। तरुण को मिल रहा है क्या भैया? तरुण ही है जिसको 79% मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पहले ही चेक करिए आंसर आ गया। लेकिन अगर आपका लक खराब होता तो सुमित को अगर मिल रहे होते तो हमको पूरा सॉल्व करके देखना होता। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहरबानी वो कर देता है कि पहली बार में आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए भैया, स्टार लगा लीजिएगा। स्टार क्यों? इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि ये क्वेश्चन गलत है। हाँ सही सुना आपने, गलत है। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि आर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में
पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। आर भैया पी को 100 रुपए दे रहा है, जो कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है। भुगतान के उपयोग किए गए सिक्के टोटल 40 हैं। अच्छा, टोटल क्वांटिटी जो है ना सिक्कों की वो 40 है, और रुपए में कितना बोला गया? 100 रुपए। तो भैया रुपए में कैसे, जैसे मान लेता हूं मैं कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे, मान लेते हैं ये एक्स कॉइन होंगे, ये वाई कॉइन होंगे, ये जेड कॉइन होंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं रुपए में जाता हूँ तो 5 रुपए के एक्स कॉइन तो ये 5 एक्स रुपए बनेंगे, ये 2 वाई रुपए बनेंगे और ये जेड रुपए बनेंगे। तो ये टोटल क्वांटिटी 100 रुपए की हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन क्रिएट हुई कि तीनों को जोड़कर या तो एक्स प्लस वाई को जोड़कर 40 आना चाहिए क्वांटिटी में, या रुपए को जोड़कर 100 आना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, एलजेब्रा का कंसेप्ट है कि दो इक्वेशन है तो वेरिएबल भी दो ही होना चाहिए तभी सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन यहां पर क्या किया भैया, तीन वेरिएबल दे दिए और इक्वेशन सिर्फ दो ही है। जब इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें ना भाई, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए गलत क्वेश्चन को सही नहीं बोला जा सकता। कैसे ये सॉल्व हो रहा है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहला ही ऑप्शन सही मान लेता हूँ, पहला छोड़िए मैं दूसरे को मानता हूँ क्योंकि पहला तो आंसर ही आ गया, मैं दूसरा मानता हूँ। मान लीजिए 17 को मैं सही मानता हूँ। यहाँ पर पूछा गया कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, मैंने मान लिया कि 5 रुपए के सिक्के 17 हैं। तो 17 अगर 5 रुपए के सिक्के हुए, तो 5 रुपए के सिक्के अगर 17 हैं तो टोटल 85 रुपए यहाँ पर बन गए। बन गए। टोटल 100 रुपए बनवाना है, तो मुझे बताइए 85 रुपए यहाँ पर हो गए, तो ये मिलकर 15 रुपए होना चाहिए। 15 रुपए होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 2 रुपए के ही सिक्के सभी मान लेता, क्योंकि हमको सिक्के भी 40 कराना है, तो यहां पर अगर 17 सिक्के हो गए तो बचे हुए सिक्के कितने आना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर सिक्के 23 आना चाहिए। भैया 23 सिक्के आना चाहिए, 2 रुपए के सिक्के तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलो मैं 1-1 रुपए के सिक्के ले लेता हूँ, 1-1 रुपए के सिक्के लूंगा तब भी 23 रुपए बन रहे हैं। तो सर यहाँ पर तो हमको सिर्फ 15 रुपए चाहिए, लेकिन 23 रुपए बन रहे हैं, तो ये क्वांटिटी, ये रुपए ज्यादा नहीं हो जाएंगे 100 रुपए से? तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, इससे ऊपर में अगर इससे 16 में जाता हूँ, तो 16 में जाता हूँ तो 16 पंजे 80 रुपए आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 रुपए। तो सर अगर मैं सभी 1 रुपए के सिक्के ले लूंगा तब भी 23 रुपए ही बनेगा, मिनिमम 23 रुपए बनेगा ही अगर 1 रुपए के सिक्के ले लिए, और 2 रुपए के अगर मैंने सिक्के ले लिए तो और ज्यादा बनेगा। तो सर मिनिमम लेने पर भी 23 रुपए बन रहा है। तो सर यहाँ पर ये देखिए 20 ही बनाना था, तो ये तो और ज्यादा बन रहा है। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो सर 17 पॉसिबल नहीं है, 16 पॉसिबल नहीं है, तो 17 से बड़ा ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 13 पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है 13 चेक करके बताता हूँ, देखिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि सर इसका आंसर अपना 13 आ रहा होगा, अगर 13 आ रहा होगा तो 13 के हिसाब से 5 रुपए, एक सेकंड इंक दूसरी लेते हैं। 13 के हिसाब से अगर मैं ये मानता हूं कि सर 5 रुपए के सिक्के 13 हो जाएंगे, तो ये 65 रुपए बना रहा है, 65 रुपए बना रहा है। बाकी 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के का हम कॉम्बिनेशन बना देंगे, तो यहाँ पर कितना 35 रुपए बनना चाहिए। तो मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी ले लीजिए आप, मिनिमम इसके सिक्के ले लीजिए, इसके कितने ही ले लीजिए आप, मान लीजिए इसके कितने बच रहे हैं सिक्के। अगर 65 इसके लिए, मैंने 13 सिक्के इसके ले लिए, तो 27 बच रहे हैं, आई थिंक 27। तो आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने जो करके देखा था उसके हिसाब से अगर मैं 19 सिक्के 2 रुपए के ले लेता हूँ और बचे हुए 8 सिक्के इसके ले लेता हूँ, तो ये सेटिस्फाई हो रहा भाई। मतलब सीधी सी बात ये है सर कि अगर मैं 5 रुपए के सिक्के 13 ले रहा हूँ तो 65 रुपए बन रहे हैं। बचे हुए कितने, 35 रुपए बनवाना है, 35 रुपए। तो 35 रुपए बनाने के लिए आप 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के लेंगे। तो आप मान लीजिए 1 रुपए के सिक्के कितने ही ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 35 रुपए बनाना है, तो मैं 1 रुपए के सिक्के ले लेता हूँ, और मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए टोटल, सिक्कों की क्वांटिटी 27 चाहिए। 27 चाहिए, तो मैं अगर 19 सिक्के इसके ले लेता हूँ, 19 सिक्के या फिर इसके ले लेता हूँ और 6 सिक्के इसके ले लेता हूँ, तो 19, तो ये 19 हो जाएगा, 6 2 12। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है 35 रुपए? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं 19 इधर दे देता हूँ, 19 इधर दे देता हूँ और 8 इधर दे देता हूँ, तो 19 ये भी नहीं हो रहा है भैया, एक सेकंड, ये हो रहा है। अगर मैं 19 सिक्के 1 रुपए के दे देता हूँ, 19 सिक्के 1 रुपए के दे देता हूँ, 8 इसके दे देता हूँ, तो 8 दूनी 16 और 19 ये 35 रुपी सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, तब हो रहा था। लेकिन ऑप्शन से देखकर आप डायरेक्ट कर सकते थे 13 है, लेकिन इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन मैं आपका माइंड खोलने के लिए बता रहा था। अगर कोई दो ऑप्शन आ जाते, लाइक 12 ऑप्शन वाला आ जाता ना, तो वो भी सही माना जाता। तो ये किस्मत आपकी थी कि 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए, लेकिन इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लगा दी गई है गलत क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन के आपको सभी को फ्री फोकट में नंबर मिलने वाले। ठीक है, तो डोंट टेक स्ट्रेस, ये क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत था, लेकिन आंसर 13 हम ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात ये दिया हुआ है, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है भैया, रेडियस कितना 2:5। इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ 3:5। इनकी ऊंचाइयों का रेशियो निकालिए।
भैया इनका जो वॉल्यूम होता है पहले वाले का और दूसरे वाले का, अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो क्या होता है? कोण है ना भाई। कोण में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये बनता है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, वाह, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो क्या है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे वॉल्यूम का रेशियो सर 3:5, तो वॉल्यूम का रेशियो लिखूंगा 3:5। और यहाँ पर रेडियस का रेशियो क्या बन रहा होगा? रेडियस का रेशियो दिया हुआ है सर कितना? 2 और 5। तो यहाँ पर मैं 2 से स्क्वायर कर दूंगा, इंटू में हाइट 1 चलेगी, दूसरे का रेडियस 5 का स्क्वायर कर दूंगा और इंटू में हाइट चलेगी। ठीक है, यही था ना भाई। वॉल्यूम का 3 और 5 है, बिल्कुल सही भाई। तो अब यहाँ से 1/5 से 1/5 कट जाएगा, तो और यहाँ पर 2 2 4 है, तो यहाँ पर हाइट 1 अपॉन में हाइट 2 तो यही चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू में ये चलेगा 15/4, तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने से पहले भाई, आज हमारी मेड की थोड़ा सा मेहरबानी हो गई थी। ठीक है, तो वो पकोड़े बनाकर लाए हैं ना, तो आप लोग भाई देख सकते हैं बस। ठीक है, तो थोड़ा सा। हम्म, बढ़िया। चलिए, 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो डेट दिस बिकम डिविजिबल बाय 6? इनमें से के की वैल्यू क्या हो सकती है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए पूरा? आप एक बात बताइए, ये नंबर है अपने पास 7924 के। ठीक है, एक्चुअली में मेड नहीं कुक बोलना था। ठीक है, गलती से बोल दिया आप लोग, है ना। गलत ना लें। वाह, ज्यादा गर्म है भाई, है ना। चलिए, यहां पर बोला गया है इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, तो के की वैल्यू निकालना है हमको। देखिए, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का विभाज्यता का नियम होता है कि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। गॉट इट? तो इसको मैं 2 से और 3 से दोनों से चेक करता हूँ के की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, 3 का चेक करता हूँ, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। और 2 का रूल क्या होता है कि कोई भी यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इनमें से कोई भी होगी तो वो नंबर 2 से कट। तो यहां पर सभी ऑप्शन देखिए इनमें से ही है, तो 2 का रूल तो फेल हो गया। तो 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या होता है? यदि किसी भी नंबर के डिजिट का सम 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो डिजिट का सम करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 और 2 21। तो 21 तक तो पूरा डिवाइड हो रहा 3 से, बचा 4। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए? तो इसमें से 4 जोड़ने पर नहीं होगा, 0 जोड़ने पर नहीं होगा, 6 जोड़ने पर नहीं होगा, लेकिन 4 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 6 बन जाएगा। और 6 वो नंबर है जो पूरा डिवाइड होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करिए। रीड करिए, क्या दिया है? क्वेश्चन बोल रहा है, एक चुनाव में दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है, Y% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, Y% वोटर ने वोट ही नहीं दिया, एंड 10% ऑफ वोटर कास्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए भैया, पहले तो कुछ वोटर्स थे, उसमें से Y% ने वोट ही नहीं दिया, पहली कंडीशन। अब Y% ने वोट नहीं दिया, तो जो भी था उसमें से Y% माइनस हो जाएगा, ये रिमेनिंग बचा। अब इस रिमेनिंग में क्या बोल रहा है वो? 10% ऑफ वोटर्स कास्ट डिक्लेयर इनवैलिड। अच्छा, 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका मैं 90% निकाल दूंगा, मतलब 9/10। तो ये क्या वैलिड आ जाएंगे? तो इसका मैं 9/10 निकाल देता हूं अगर, तो ये कौन से वोट हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर ये वैलिड वोट हो जाएंगे।
क्योंकि 10% इनवैलिड थे, तो वैलिड वोट कितने हो गए 90%, तो ये वैलिड वोट आ गए। अब क्या बोला, द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% वोट्स, वैलिड वोट्स, वर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय इतने वोट। भैया देखिए, जो कैंडिडेट जीत रहा है ना, विनर और लूजर, विनर को मिल रहे हैं 59.375%। वेरी गुड। तो लूजर को कितने मिल रहे होंगे सर, तो रिमेनिंग लूजर को 40.625% मिल रहा होगा, इतना ही मिल रहा है। 25 जोड़ेगा 400, हाँ, तो 40.625 मिल रहा है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1375 में से 625 जाएगा, तो 600 जाएगा, 25 जाएगा, तो 750। इतने परसेंट जो है, इतने परसेंट से ये जीत रहा है। और यहां पर ये क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट हु गॉट इतना वर डिक्लेयर्ड इतने वोट, मतलब इतने वोट ज्यादा से वो जीत रहा है। अच्छा, ये वोट किसका ज्यादा है, सर वैलिड का। तो आप ये बोलेंगे सर कि ये जो वैलिड वोट था ना, जिसमें से हमने y% माइनस किया और उसका ये 9/10 निकाला, ये वैलिड वोट, इसका अगर मैं 18.750% निकाल देता हूं, तो वही कितना आ रहा है, देखिए वही क्या आ रहा है, 2484 आ रहा है, तो उसी की वैल्यू आ रही है 2484। बस यही कंसेप्ट था। लेकिन अब यहाँ पर एक लास्ट में लाइन बोलकर पूरे जज्बात बदल दिए क्वेश्चन के। जो यहाँ तक बहुत टफ लग रहा था वो यहाँ से इजी लगेगा। क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन, मतलब जो ये एलिजिबल थे यहाँ पर, वो 16,000 है, तो भैया इसकी वैल्यू 16,000 दे दी है, तो क्वेश्चन ही बदल गया। ये 16,000, ये 16,000 और ये 16,000। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट में। कलर बदल देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर इस पूरे को रब कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे को रब कर रहा हूं, ये रब कर देता हूं इतने को। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये गए ये ब्लैकिंग के लिए। देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया सर, ये बना क्वेश्चन क्या, कि 16,000 में से अगर मैं उसका y% माइनस कर देता हूँ, 16 में से अगर y% माइनस करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 100 में से y% माइनस किया तो वो 100 माइनस y% बन जाएगा, परसेंट हटाकर नीचे 100। ठीक है, अब उसका भी 9/10 निकाल दिया, उसका भी 9/10 निकाल दिया। अब उसका भी हम 18.750% निकालेंगे, तो परसेंट रिमूव करके नीचे 100 आ जाएगा। उसी की वैल्यू दी हुई है 2484। बस इसको सॉल्व करना भाई। सॉल्व करना भी इतना टफ नहीं है, सभी कट रहे हैं। जब कटता ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखते हैं, यहाँ पर ये 3 के पहले पॉइंट हटाकर 3 जीरो वाला नंबर। अब देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो से मैं 4 जीरो उड़ाऊंगा। कौन से उड़ाऊंगा, 1 2 3 4 जीरो उड़ा दिए, ठीक है, एक जीरो अभी भी रह रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब काटते हैं हम इसको। देखिए ये कट रहा भाई, 8 4 12, 12 और 6 18, ये 9 से कट रहा है। 9 1 9, 9 2 18, 9 7 63, 9 6 54, ये कट गया भाई। ठीक है, अच्छा अभी भी ये देखिए ये कट रहा है 25 से। 25 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 25 7 जा होता है 175, और 25 फाइव जा 5 जा ही कटेगा ना, 25 5 जा, हाँ 125, और ये कट रहा है 25 4 जा। अभी भी ये कट रहा है 25 3 जा 75, और एक जीरो वाला नंबर ये, तो ये 100, 25 4 जा 100 कट गया। ठीक है, ये फिर कट रहा है 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 से 16 कट गया। तो भैया 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 92 आ गया। तो वाई की वैल्यू कितनी होना चाहिए भैया, 8। सिंपल था। सिंपल नहीं था भाई, कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, स्टार लगा लीजिए। कैलकुलेशन इसको दिखाकर आपको कैलकुलेटिव बताया गया है, लेकिन माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वस्तु 550 रुपए अंकित है, ठीक है, द आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹550। यदि उसे 40% डिस्काउंट में बेचा जाता है और सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज्यादा हो जाता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस है 550 रुपए, 40% डिस्काउंट दे रहा है। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकाला जाता है, एक जीरो रिमूव करके, हमेशा से बताया आया हूं, किसी भी नंबर का 10% निकालना है, और उसमें अगर एक जीरो है मिनिमम, तो वो जीरो हटा दो, वही उसका 10% है। ये 10% हो गया। लेकिन इसका 40% कितना होगा, 220। तो 220 इसमें जैसे ही घटाऊंगा तो कितना आ गया, 330। इतनी आ गई। वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, ये बेचने का ही तो प्राइस है। अगर ये 40% डिस्काउंट दिया तो ये सेलिंग प्राइस ही तो बन गया।
अच्छा, सेलिंग प्राइस वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस देखता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उससे 10% ज्यादा ही 110 होगी। तो 110 की वैल्यू अगर 330, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 300। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सम ऑफ टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हो। बोल रहा है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 16। दो साइड का सम 16 है, तो भैया दोनों बराबर बराबर ही साइड होगी ना, तो इसका 8 8 होगा। तो बोल रहा थर्ड साइड क्या है, इसको शर्म नहीं आई पूछने में। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों साइड बराबर होगी, तो दो साइड 8 8 है, तीसरी भी 8 होगी। लेकिन तुक्के में कई बार जल्दी में 16 लगा कर आ जाते हैं कुछ बच्चे, इसलिए 8 लगा कर आना है। गॉट इट। चलिए ये देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री, और डिवाइड में चल रहा है एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री क्या, तो आंसर क्या आ गया? एक्स माइनस थ्री। गॉट इट। बकरियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपियर एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट। यहां पर जो दिखा रहा है इसमें बता रहा है कि कितने अपियर हो रहे हैं और कितने प्रेजेंट है। तो मैं यहां पर ये बोलता हूं कि द टोटल डिनोट्स, यहां पर क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट अपियर। भैया टोटल इतने हैं, प्रेजेंट इतने हैं। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर। भैया आपको यहां पर पूछा जा रहा है कौन से साल में एब्सेंटीज जो है वो सेकंड हाईएस्ट है, तो हमको एब्सेंटीज निकालना है। तो देखिए यहां पर अगर मैं 2016 में देखूं तो पी क्लास में 45 में से 42 प्रेजेंट है, तो 3 एब्सेंट है। यहां पर 56 में से 45 प्रेजेंट है, तो कितने एब्सेंट है? 11। यहाँ पर 5। तो टोटल इनको करूंगा तो 11 और 3 14 और 5 19 हो गया। तो यहाँ पर टोटल एब्सेंट कितने? 19। इसमें देखते हैं भैया 5 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर कितने एब्सेंटीज हैं? 30। यहाँ पर देखते हैं 4, यहाँ पर कितने? 20 24 और यहाँ कितने? 10, तो कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ एब्सेंटीज 34। अच्छा यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर आप बोल देंगे 11। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो 12। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 8। चलिए 12 और 8 20 और 11 31, तो यहाँ पर 31 एब्सेंट है। यहाँ पर देखते हैं टोटल, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 11 एब्सेंट यहाँ हो गए। और यहाँ पर देखते हैं तो 4 14 14, और यहाँ देखते हैं तो कितना? 5। तो 14 और 5 19 और एक 20 और 10 30, यहाँ 30 एब्सेंटीज है। तो सेकंड हाईएस्ट किस में है? भैया सेकंड हाईएस्ट तो सबसे ज्यादा किस में है, एक बात बताइए। तो सबसे ज्यादा एब्सेंट है तो इसमें हो गए। और सेकंड हाईएस्ट किस में है? तो सेकंड हाईएस्ट इसमें है भैया। तो सेकंड एब्सेंटीज किसमें? 2019 में। तो सेकंड एब्सेंटीज 2019। तो यही आपका आंसर है। क्या समझ में आ गया? होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडाई दिस एंड दिस इज 37। भैया दो सेंटर है, जिसके दो सेंटर, भैया देखिए दो सर्कल है जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। इसका मतलब दोनों सेंटर दूर है। दोनों सेंटर नहीं, दोनों सर्कल दूर है। उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों की रेडियस दी हुई है, एक की रेडियस है 22 और एक की रेडियस है 37। बोला गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालिए भैया। भैया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है डीसीटी, जिसको नाम से जानते हैं डीसीटी। तो डीसीटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया मैंने? अंडर रूट में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस बस रेडियस टू के डिफरेंस का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना था और कुछ भी सोचना नहीं था। तो सर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? तो आप बोलेंगे 10 सेंटर के बीच का। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर ही था ना? नहीं 37 था, सॉरी 37 था और ये 10 था। ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस में दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना हो गया? 12, 12 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा 49 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 25। तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू में 5, जो हो जाएगा आपका 35। तो 35 सेंटीमीटर इनकी डीसीटी आएगी, जिसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन कल को, कब? अगर कल को आपसे टीसीटी पूछ लेता, तो टीसीटी के केस में कुछ नहीं है। अगर टीसीटी पूछता तो यहाँ पर अंडर रूट वही चलेगा, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाता और कुछ नहीं। वो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अभी आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है, अगली शिफ्ट में आगे बताऊंगा उनमें टीसीटी भी पूछा है आपसे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो उसमें कुछ नहीं होगा, R1 माइनस R2 है ना, वहां पर R1 प्लस R2 हो जाएगा, दैट्स इट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैल्यू निकालना है इसकी। भैया अभी एक क्वेश्चन बता के आया हूं, अगर साइन साइन सेम हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर साइन साइन सेम आ जाए तो उस केस में इनकी ये डिग्री देखना, अगर डिग्री सेम है तो इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये देखिए साइन और ये देखिए साइन, दोनों का 40 और 50 90 हो रहा है, तो ये दोनों भी मिलकर 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस दोनों में तो माइनस का 1 होगा। आगे देखते हैं, साइन 45 तो डायरेक्ट आ जाता है भैया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन 45 और साइन 45 दो बार आ रहा है, तो साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। फिर ये वाला साइन 45 भी लिख देता हूं मैं, क्या 1/√2 का स्क्वायर, प्लस ये चल रहा है देखिए, माइनस अगर कॉमन ले लूं इसमें भी 35 और 55 को जोड़कर 90 आ रहा है, तो ये भी 1 बन जाएगा, लेकिन माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया क्योंकि माइनस दोनों में कॉमन है। तो सर ये माइनस से ये माइनस कट गया। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और -1, भैया 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। समझ में आ गया ना? चलिए, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः इतने और इतने हैं। यदि उस परीक्षा में औसत अंक 78 हैं, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। भैया इसको तो डायरेक्ट हम उससे कर सकते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से। मैं मान लेता हूँ बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज के एवरेज नंबर 75 है, गर्ल्स के 80 है, लेकिन ओवरऑल एवरेज बताया गया कितने, 78। यहाँ पर रेशियो ही तो पूछा है बॉयज और गर्ल्स का, तो मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, कितना होगा इनका डिफरेंस, तो यहाँ पर होगा सर इनका डिफरेंस 2, और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना होगा 3, तो 2/3 में बॉयज 2 होंगे और गर्ल्स 3 होगी, तो 2/3 में इसका रेशियो होगा, जो कि ये। गॉट इट? अगर गॉट इट अगर समझ में आ गया है तो आप बता दीजिएगा भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश को प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से 17/27 छापने में उसको 34 दिन पूरा किया, 34 दिन में पूरा किया, तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया होगा? अगर 17/27 काम 34 दिन में पूरा किया जाता है, पूरा काम क्या होता है, फ्रैक्शन में पूरा काम एक होता है, हमेशा ध्यान रखना, तो इन सबको उधर भेजेंगे, तो 34 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 17 2 27 दूनी 54, तो 54 डेज में पूरा काम करेगा। हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन में पूरा 1 होता है, लेकिन परसेंटेज में पूरा 100% होता है, उसी प्रकार से फ्रैक्शन में पूरा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ आपको 4 में से 3 नंबर मिले, तो फ्रैक्शन क्या बना, 3/4, लेकिन जो नहीं मिले वो कितने, 1/4, यही ना? अच्छा, मैं बोलता हूँ कि 4 में से 4 ही नंबर मिल जाते, तो ये 100% मिल गए, लेकिन फ्रैक्शन में 4/4 को हम 1 1 से कटेगा तो 1 ही तो आ जाएगा ना, तो मतलब ये बोल रहा हूं मैं, फ्रैक्शन हमेशा लाइक 4/4 है, तो इसका 100% 1 ही होता है। समझ में आया बात? उसी प्रकार से हमने 1 की वैल्यू निकाली दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भाई, फॉर्मूले पर बेस्ड है और कुछ नहीं है। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, उसको समझ लो। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a+b, एक फॉर्मूला होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, a² + b² - ab, एक ये होता है। दूसरा a² - b² जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये होता है a+b इंटू में a-b। तो इस केस में यहां पर देखिए, a³ + b³ मतलब इसको मैं 5 का क्यूब लिख दूंगा, तो यहां से क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर a+b मतलब x+5 इंटू में x² + 5² प्लस 2 5 या 10x हो गया। अच्छा, बाकी ये चल रहा है, इसमें से अगर मैं 15 कॉमन ले लूंगा तो कोई दिक्कत है क्या भैया आपको? तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर इनमें से मैं 15 कॉमन ले लेता हूँ, 15x, तो अंदर बचेगा x+5, कोई दिक्कत है? अच्छा, नीचे क्या चल रहा है कॉमन? अच्छा, इसमें एक और चल रहा है, x-5 भी चल रहा है यहीं पर, और नीचे क्या था, x² - 5² लिख सकता हूँ, तो ये a² - b² का आइडेंटिटी बनी या नहीं, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल बन गई, तो आप बोलेंगे नीचे आ रहा है a² माइनस में b², तो मैं उसको लिख दूंगा x+5 और x-5, ठीक है? तो भैया x-5 तो इस पूरे में चल रहा था मल्टीप्लाई में, ये वाला, तो x-5 से तो x-5 कट गया। अब x+5 दोनों में कॉमन था, ये कॉमन कॉमन लेकर इससे काट दिया, तो अंदर क्या बचा, x² + 5² कितना हो जाएगा, 25 + 10x और प्लस में 15x, तो x² + 25 + 10x,
एक सेकंड, यहाँ पर ये 15, अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 15, 5 से 75 आ रहा है ना। ए भी आएगा, ये 2 ए भी नहीं आएगा भाई, 5 आएगा। हम्म लेकिन अभी भी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमारा। ए बी 5x, 5x आ गया। अगर मैंने इसमें से ये कॉमन ले लिया x+5, तो अंदर क्या बचेगा, x+5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x। और यहाँ पर ये क्या बच रहा है, अगर मैंने 15 कॉमन ले लिया तो 15 में x आ जाएगा प्लस 15, 5 जा 75 हो जाएगा। ठीक है, और x-5 नीचे है तो 15x हो गया। नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 15x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x आंसर आ रहा है। हाँ यही तो है भाई। नहीं 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 यार, ये गलत कैसे हो रहा है अपना आंसर। फिर से एक बार चेक करो भाई, कहीं पर हम मिस्टेक कर दिए। और मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट करके लिखिए, तो ये हो जाएगा नीचे x+5। ठीक है, x-5 मैंने काट दिया इससे। ठीक है, x+5 बचा नीचे। अब ऊपर में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या, x+5, और इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए बी, यार सॉरी माइनस ए बी आएगा ना, इसलिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और प्लस में आगे क्या आ रहा है, 15x मैंने लिखा है। ठीक है, और ब्रैकेट में आ रहा है x+5। बस यहाँ से x+5 कॉमन कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5x प्लस 15x। तो भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस में 25। यही तो आंसर आ रहा है, बस प्लस माइनस की मिस्टेक हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कॉसेक की वैल्यू ये दी हुई है तो ये निकालिए। भैया सेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बस इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है, और इंटू में इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के तो कट गए, क्योंकि टेन और कॉट अपोजिट होते हैं। बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 5/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/9, 25/9 इसका आंसर। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के, इनमें से कौन सी के की वैल्यू हो सकती है। अगर मैं बोर्ड मास लगाता हूं तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले होगा, तो ये 8 11 से कट गया, तो 11 इंटू में के, तो 11 के माइनस में 3 3 9 हो जाएगा। डिवाइड में देखिए 36 माइनस 7 5 से 35 प्लस के स्क्वायर। भैया ये तो 1 हो गया, तो बचा कितना, इक्वल टू में 1 चल रहा है, तो 11 के माइनस में 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से आइडेंटिटी क्या बन गई, के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 9 इक्वल टू 0। इनमें से क्या सेटिस्फाई करेगी भैया, तो ये इक्वेशन को मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करूंगा, है ना। मतलब बीच वाली संख्या को इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है 11 को, कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 9 के स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर में ब्रेक कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको 9 और 1, 10 और 1 प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। गॉट इट। 9 ही था ना भैया, के स्क्वायर माइनस ये चल रहा था 9, 11 माइनस 9 और इक्वल टू में के स्क्वायर जा रहा है, तो के स्क्वायर यही रहेगा। हाँ सही है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या मान सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको -1 -10 और +1 मान लेता हूँ, -10 +1 मान लेता हूँ, तो हमारा ये सेटिस्फाई होगा क्या, दोनों को माइनस मान लेता हूँ, 10 के -1 के, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है भाई। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या, आप देखिए ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को ऐड करके प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ रहा है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यार, 1 और 10, 1 की वैल्यू पुट करी तो 1 माइनस में 11 प्लस 9 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये इक्वेशन कहीं गलत हो रही है अपनी। 8 1 जा 8, 11 से कट गया, 11 इंटू के हो जाएगा, 11 के माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 36 माइनस 7 5 30। अच्छा ये 1 हो रहा है ना यार, यहाँ पे ये 1 लिखना भूल गए हम, 1 प्लस के स्क्वायर, ये 1 रहेगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है के स्क्वायर प्लस 10 - 11 के इक्वल टू 0। तो मैं इसको बोल रहा हूँ के स्क्वायर -11 के प्लस 10 में आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है इसको, कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 10 के स्क्वायर आए,
तो हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो क्या है वो तरीका? तो आप बोलेंगे सर एक ही तरीका यहाँ पर दिख रहा है जो कि वैलिड है। क्या है? जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। क्या कि सर एक को अगर मैं 10 के मान लेता हूँ और एक को अगर मैं ये 11 1 के मान लेता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के पर 10 के स्क्वायर आ रहा है और प्लस माइनस में सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो सर यहाँ से 10 और 1 इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो एक वैल्यू 1 एक वैल्यू 10, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड दी गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नंबर ऑफ ब्रैकेट इन द मैगजीन, यहाँ पर बोला द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। भैया ये परसेंटेज में दिया हुआ है 7 स्टूडेंट्स का। आपको क्या बोला? इफ समवन इज सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट और अदर इन द 6 सब्जेक्ट ऑफ द अबव एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंट। देखिए भैया मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बोला गया है कि इतने स्टूडेंट्स में से जिन जिन में भी जो जो सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर लाए हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर को अगर जोड़ते हैं तो ओवरऑल का कितना परसेंटेज बनता है। तो इन सब में देखेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज इसके है। इन सब में मैक्सिमम परसेंटेज कौन ला रहा है भैया? तो आप बोलेंगे ये ला रहा है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कौन ला रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये ला रहा है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ये ला रहा है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज कौन ला रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये ला रहा है। और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ये ला रहा है। तो इन सबके नंबर देखना, मैथ्स में इसके कितने हैं? अमन ला रहा है मैक्सिमम, तो उसके नंबर कितने हुए? 150 का 100% ला रहा है, मतलब 150 ही होगा। प्लस 130 का 80%, 130 का 80% कितना होगा? 104। प्लस 120 का 90% कितना होगा? 108। प्लस 100 का 95% ला रहा है, मतलब कितना होगा? 95। प्लस 60 का 90% कितना होगा? 54। डायरेक्ट निकाला जा सकता है भैया, रटा हुआ नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके निकालिए। इसका 10% कितना होगा? 4। तो 90% 36। ऐसे निकाल रहा हूँ। अच्छा टोटल कितने में से ये ला रहा है? तो सर हर सब्जेक्ट कितने नंबर का है टोटल? मैक्सिमम दिया हुआ 150 और 130 और ये, तो ये हो जाएगा टोटल 250, 400, 500, ये 600। टोटल 600 में से इतने नंबर ला रहा है। इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ ना भाई, तो ये अप्रोक्स बन रहा है आपका, सबको ऐड करते चलिए। तो ये 36 और 54 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 90। हो गया 90। अच्छा 90 और 90 180, तो 185 हो गया। ये इतना जोड़कर कितना हो गया? 185। ठीक है, 185 में अगर मैं ये जोड़ता हूँ 8, तो कितना हो जाएगा? 193। और फिर 100, तो ये कितना हो जाएगा? 293। 293 में 4 ऐड किया तो 297 और 100, तो 397। 397 में 150 ऐड किया तो ये हो जाएगा 7। 9 और 5 हो जाएगा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा 547 अपॉन में 600। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सा बसुन प्यार की धुन। 6 9 54, 6 9 54, 6 1 जा, तो 91, 1 अपॉन में 6%, एक ऑप्शन है। ठीक है, कैलकुलेशन था। और बी कॉशियस, इस क्वेश्चन में गलती ये होती है लास्ट में, जो एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में मैंने बता चुका हूं, जिसमें यहाँ पर हमको ऐसा लगता है ये एक्चुअल नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसलिए ध्यान से इस चीज को करना। ठीक है, चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये भी था भाई, इसलिए कहीं ना कहीं इस शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट बोला गया था। ठीक है, ये सबसे पहली शिफ्ट है आपकी सीजीएल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार ली। भैया ये डेटा देखकर ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन में डेटा टफ है, लेकिन देखते हैं ये सॉल्व होता है या नहीं अच्छे से। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करना होगा? बहुत ध्यान से एक बात को ध्यान से मुझे बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर कोई उधार लेता है राशि, तो उसमें क्या होता है? लाइक आपने कुछ पेमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया, 1 साल बाद आपने कुछ जमा किया, तो क्या होता है कि जितना जमा कर दिया ना उस पर ब्याज लगना बंद हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी है, नुकसान भी है। आपने लिया, आपने जमा करा, तो उस पर ब्याज लगना बंद। अब नेक्स्ट ईयर जितना बचा उस पर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपने जितना लिया ना भाई, हर बार उस पर ही ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज कभी भी नहीं लगता है। इतनी बात क्लियर रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मोहन ने टोटल 4,22,092 रुपए उधार लिए, उसमें 20% का ब्याज लग रहा है भैया। तो एक बात बताइएगा, 1 साल बाद 20% का ब्याज लगकर कितना हुआ होगा? तो आप बोलेंगे ब्याज लग रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा होगा 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका 1/5 निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ 1/5, 5 8 जा 40, 2 इधर गया, 5 4 जा 20, 2 इधर गया, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4 इधर गया, 5 8 जा 40 और 0.54 जा 20। इतना इंटरेस्ट पहले साल में मिला है। अब ध्यान से बहुत जरूरी बात सुनिएगा, उसने क्या बोला है? प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, मतलब फर्स्ट ईयर जब लास्ट हो रहा है ना, तो वह उधार ली गई राशि मूल राशि की वापसी में इतने रुपए चुकाता है।
अब पहले वर्ष का मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट में वो क्या कर रहा है, इतना पेमेंट चुका रहा है। तो इतना पेमेंट क्या चुकाता है भैया, मूल राशि की चुकाता है, मतलब जो मूल राशि है ना उसमें से चुकाता है, इसमें से नहीं चुका रहा है, ब्याज नहीं चुका रहा है, क्योंकि ब्याज चुकाता तो ब्याज अगले साल फिर इस पे ही लगता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्चुअल पेमेंट चुका रहा है। वो क्या बोल रहा है भैया कि जितना था ना, मैं मूल राशि पर चुका रहा हूँ आपको कितना, 21,679 रुपए चुका रहा हूँ। तो एक बात बताइए, इतना अगर इसमें से चुकाएगा तो इतना ही इसमें से बचेगा। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3, 8 में 7 गया 1, 10 में से 6 गया तो 4, 1 में से 1 गया 0, 0, 4, तो ये बचेगा 4,04,13 रुपए। तो मूल राशि बची 4,04,13 रुपए और बाकी राशि बची इतनी। अब वो बोल रहा है कि सेकंड ईयर में वो पे करता है, तो भैया अभी उसको देने का कितना है, इतना पेमेंट देने का है, क्योंकि ये ब्याज था उसका पहले साल का, और दूसरा मूलधन अभी उसका इतना बचा हुआ है। अब एक साल तक फिर ब्याज चलेगा भैया किस पर, भैया इस पर तो ब्याज लगता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, अब ब्याज लगेगा इस पर फिर, तो इस पर फिर 20% लगेगा। तो आप बोलेंगे सर इसका 20% कैसे निकालेंगे, वही एक 1/5 निकालेंगे। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 5 8 40, जीरो, फिर जीरो आ जाएगा, 5 8 40, 1 इधर जाएगा, 5 2 10, 0.56 30। तो भैया ये आ गया 80,082.6। तो अब आपकी जो राशि आपको चुकाना होगा ना सेकंड ईयर में, वो ये भी चुकाना होगा, ये भी चुकाना होगा, ये भी चुकाना होगा, तो इन दो तीनों को जोड़कर जो आंसर आएगा वही एक्चुअल आपका आंसर होगा। तो हमको यहाँ पर सिंपल जोड़ना है सर, तो ऐड कर देते हैं। देखिए 84,418.4 पहला, दूसरा है 80,082.6 रुपए, और तीसरा कितना है 4,04,13, तो ये हो जाएगा 4,20,413 पॉइंट, पॉइंट कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड करेंगे, 6 4 10, तो 10 का जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक जाएगा, 8 2 10, 8 2 10 और 3 13 और एक 14 का 4 आ जाएगा। भैया यूनिट डिजिट एक में ही 4 आ रहा है, सॉल्व करना ही नहीं था, इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन को चेक करते रहा करो, सॉल्व करते टाइम यही आंसर है। तो ये आंसर ऑप्शन से होगा, यही अपना हो जाएगा। इसमें जरूर समय लगेगा आपको, 1 से 1.25 मिनट के समथिंग समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का, लेकिन ये ऑप्शन से करोगे तब। लेकिन अगर आप प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो आंसर वही आएगा, लेकिन समय लग जाएगा। हम इसको पूरा कर लेते हैं सॉल्व। तो 8 में 2 जोड़ा 10, 3 13 और एक 14 का 4 आ गया, एक कैरी ओवर, एक कैरी ओवर, तो एक और एक दो, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और एक 11 का एक, देखिए फिर एक कैरी ओवर, फिर 4 और एक 5, 5 और 0 5, 5 4 9 का 9 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 और 0 0, तो ये 4 आ जाएगा, 8 और 8 16 का 6 आ जाएगा, एक कैरी ओवर जी। तो 5,64,914 रुपए इसको फिर आखिरी में दूसरे साल में पे करना होगा। तो भाई ये रहे आपके पूरे 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो टफ लग रहे थे वो मैं बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन एक टाइम टेकिंग था, इसलिए इस शिफ्ट को टफ बोला गया था। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस परसेंटेज में थे, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी था, तो 2 क्वेश्चन हो गए भाई। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी टफ नहीं बोलेंगे हम, इस क्वेश्चन को भी टफ नहीं बोलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी टफ नहीं है बिल्कुल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसमें देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन था, तो इसको टफ में काउंट नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी टफ नहीं था, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था भाई। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये था जिसमें आपको सॉल्व करना था, एक्चुअली में कैलकुलेशन था, मुझे लगता है सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था इसमें। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई टफ नहीं था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग लग गया होगा, क्योंकि जिन लोगों का ये क्वेश्चन भाई होता क्या है, जब इस तरीके के गलत क्वेश्चन आते हैं ना, तो पता नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये सही क्वेश्चन हो, तो बच्चे इसमें समय दे देते हैं। अब मैं इसको कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे भेजा था, मैंने इसको ट्राई किया, तो मैं बता पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर मुझे भी ये क्वेश्चन आता तो पहली नजर में मैं भी इसमें समय देता सॉल्व करने में। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था नहीं एक्चुअली में, अगर ये पूरा डेटा देता तो ये सॉल्व हो जाता, लेकिन ये कुछ गलत क्वेश्चन के चक्कर में हम कर नहीं पाते। तो यहाँ से एक सीखने को मिलती है शिफ्ट से, कि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पहली नजर में देखकर ऐसा लगे कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो देखकर लग जाएगा, तो भाई उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत, क्योंकि ये एसएससी है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन नहीं बनाता है। कई बार इसकी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर ये शिफ्ट में आपका क्वेश्चन, आपका एग्जाम था, तो 9th नंबर का क्वेश्चन का आपको फ्री फोकट में नंबर मिल रहा है, 2 नंबर, उसके लिए आप फ्री रहिए, ठीक है। लेकिन इसके कारण जो आपका लॉस हुआ उसका एसएससी नंबर नहीं देगा, क्योंकि जिन बच्चों ने इसमें 2 3 मिनट बर्बाद किया, वो इन 2 3 मिनट में आगे क्वेश्चन कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर पाए, तो ये आपका लॉस मैं मानूंगा। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हुए। उसके बाद ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये भी टफ नहीं था, ये भी नहीं था भाई, ये भी नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन था नहीं इतना टफ। ये क्वेश्चन भी नहीं था टफ, ये भी नहीं था, और पहला क्वेश्चन भी नहीं था। तो भाई टोटल इसमें 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो गलत हुआ वो 4, तो टोटल 4 क्वेश्चन थे, इसलिए इस शिफ्ट को टफ बोला गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।